कहते हैं लालच बहुत बुरी चीज होती है। और आज के कहानी में कुछ इस तरह से ही हुआ है, जिसमें लालच की वजह से एक व्यक्ति की जान चली जाती है, बल्कि कई सारी जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। और इस तरह का क्राइम आप लोगों के सामने बहुत कम आता है। और इस स्टोरी में भी कुछ इस तरह से ही हुआ है, जो कि आप कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में पत्नी अपने पति के लिए इस तरह से षड्यंत्र रच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता और न्यूज सच तक की एपिसोड में फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से ही है, जो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि क्या वाकई में कोई पत्नी अपने पति के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहानी पसंद आए तो अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी की तरफ। आज की जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है काशीपुर, और इसी काशीपुर का एक थाना पड़ता है जसपुर। बात कर रहा हूं मैं 26 जुलाई 2018 शाम के वक्त। कुछ चरवाहे जब अपनी पशुओं को लेकर के एक डैम के किनारे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि नदी में ऊपर एक लाश तैरते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद इसकी जानकारी लोग जो होते हैं चरवाहे, वो पुलिस स्टेशन को देते हैं, और इधर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है वो तुरंत हरकत में आती है और घटना स्थल पर पहुंच जाती है। इसके साथ घटना स्थल पर जब वो पहुंचती है तो डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। वहाँ के लोगों से जब शिनाख्त करती है पुलिस, तो पता चलता है कि इसका नाम पप्पू, जो कि भरतपुर गांव का रहने वाला है। और पप्पू का जैसे ही शिनाख्त हो जाता है तो पुलिस पप्पू के घर उसकी पत्नी रहती है, जिसका नाम शशिलता होता है, और शशिलता को पुलिस तुरंत सूचना देती है कि हमें इस तरह से एक डेड बॉडी मिला हुआ है और आप यहाँ पर आ जाइए और आप इसकी पहचान कर लीजिए। शशिलता जैसे ही अपने घर से आती है और डेड बॉडी को देखती है घटना स्थल पर, तुरंत वहाँ पर चीखने और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले पप्पू के डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब इसके बारे में शशिलता से पूछताछ करती है तो शशिलता कहती है, साहब, पति हमारे किसी काम से शाम को बाहर गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए, और उसके बाद जब से हमें आप सूचना दिए तो हम यहाँ पर इनको इस हालत में देखे। इसके बाद शशिलता की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और इसके बारे में छानबीन शुरू कर देती है। अब जब इस बात की खबर पप्पू के बड़े भाई राजपाल को मालूम होती है तो वो भी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई का हत्या किसी और ने नहीं बल्कि शशिलता ने ही ये हत्या किया है। तो पुलिस ये बात सुन करके बहुत काफ़ी हैरान होती है और परेशान होती है, और ये सोचने लग जाती है कि आखिर अपने ही पति की हत्या
कोई भी औरत कैसे कर सकती है, इस मामले में काफ़ी गंभीरता से पुलिस वाले इस मामले को लेते हैं और लेने के बाद में इनके गांव पर चले आते हैं और गांव पे आकर इनके घर में पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो गांव में भी कुछ लोगों से पूछताछ जब करते हैं तो ये पता चलता है कि दरअसल पप्पू के 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं और दोनों बच्चे शशि लता मौजूद घर पे नहीं है। दोनों बच्चे घर पे मौजूद हैं लेकिन शशि लता घर पे मौजूद नहीं है। तो वहीं पे कुछ पड़ोसियों से पूछा जाता है कि आखिर शशि लता घर पे नहीं है और कहाँ गई है। तो गांव के कुछ पड़ोसी कहने लगते हैं पुलिस वालों से कि साहब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उसको देखे हैं जंगल की तरफ जाते हुए। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता चलता है कि शशि लता जंगल की तरफ अकेले गई हुई है तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो जंगल की तरफ क्यों गई है। बहरहाल पुलिस देर ना करते हुए तुरंत हरकत में आती है और पूरी टीम के साथ वो भी उसके बताए हुए जगह पर, जहाँ पे गांव वालों ने बताया था कि शशि लता जंगल की तरफ गई है, तो जंगल की तरफ पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि शशि लता वहाँ पर जा रही होती है। तो पुलिस वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर आप कहाँ जा रही हैं और हमारे साथ आप चलिए, कुछ आपसे पूछताछ करनी है। तो शशि लता वहीं पे फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वालों से ये कहने लगती है कि साहब, जिनसे हमारा संसार था, जिनसे हमारी दुनिया थी, वही अगर हमें छोड़ के चले गए तो अब हमें जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनके साथ अब मैं भी जाना चाहती हूँ और मैं भी अब वहीं चली जाऊंगी। ऐसा कह करके पुलिस वालों से काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है और ये सारी बातें जो है पुलिस वालों को बताना शुरू करती है। इसके बाद पुलिस वाले उनको थोड़ा सा समझाते बुझाते हैं और उनको काफ़ी कुछ सांत्वना देते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि चलिए, ये तो जो होना था हो गया, अब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी या जो भी दोषी होगा उसको खोजने में आप हमारी मदद करें। तो उनको जैसे भी करके पुलिस वाले उनको समझा करके जंगल से घर की तरफ लेके आते हैं और लाने के बाद में शशि लता के साथ पूछताछ शुरू कर देते हैं। अब जब पुलिस वाले कई तरह की सवाल शशि लता को घुमा फिरा कर पूछते हैं, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा जब इस तरह का कोई भी मामला आता है मर्डर केस का, तो पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में अपराधियों तक पहुंचना बहुत अपने आप में बहुत पेचीदा मामला होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब शशि लता से पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो शशि लता बहुत काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उल्टा पुलिस वालों को ही फटकारने लगती है और कहने लगती है कि साहब, आप लोग तो अपराधियों को ढूंढ नहीं सकते हैं और जब आप लोग अपराधियों को नहीं ढूंढ सकते हैं तो आप उल्टा हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये किस तरह का जांच पड़ताल है। ऐसा कह करके शशि लता पुलिस वालों को धमका देती है और उस समय पुलिस वाले जो है शशि लता को छोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद में सीधे थाने पर पहुँचते हैं और पुलिस की पूरी टीम बैठती है और वहाँ पे ये लोग शशि लता के कहीं ना कहीं शशि लता के ऊपर इनकी जो है शक की सुई जा रही थी, लिहाजा इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि इनका बड़ा भाई पहले से ये बता चुका था कि शशि लता ही है जो इस तरह का काम की है। तो इसके बाद फिर से पुलिस वाले शशि लता का कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। अब जब शशि लता का कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है पुलिस, तो उसमें एक नंबर निकलता है
और उस नंबर पे देखा गया कि पिछले कई महीनों से उस पे शशिलता का बात होता है। और जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन भी इस नंबर से बात हुआ है। लिहाजा पुलिस उसका नाम भी जानना चाहिए जो जिसके नाम से ये सिम रजिस्टर्ड है। तो जिस नंबर से बात होता था वो नंबर किसी भूपेंद्र सिंह के नाम से वो सिम रजिस्टर्ड था। तो अब ये भूपेंद्र सिंह कौन है, इनको पता करने के लिए पुलिस फिर से एक्टिव होती है और भूपेंद्र फोन करती है और उसको थाने में बुलाती है और भूपेंद्र सिंह के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब पूछताछ जैसे शुरू करती है पुलिस भूपेंद्र के बारे में कि आखिर ये भूपेंद्र सिंह कौन है, तो वहीं पे तुरंत शशिलता का जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम राजू होता है। तो जैसे ही वो भूपेंद्र का नाम सुनता है पुलिस वालों के मुंह से, वो तुरंत वहीं पे कहने लगता है कि साहब भूपेंद्र अंकल के साथ ही हमारे पापा साहब को घर से बाहर गए हुए थे और वापस अभी तक नहीं आए। अब शशिलता से पूछते हैं कि आखिर ये भूपेंद्र कौन है, तो भूपेंद्र सिंह के बारे में बताती है शशिलता कि साहब भूपेंद्र सिंह के यहाँ हमारे पति ट्रैक्टर चलाते हैं और हमारे पति उनके यहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं। तुरंत उनके घर का एड्रेस बताती है शशिलता और पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है और भूपेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ला करके उनके साथ पूछताछ करने लगती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये सारे मामले के बारे में पुलिस उनके साथ पूछताछ करती है। पहले तो भूपेंद्र सिंह इस मामले में नानुपुर बहुत सारा किया, इधर उधर की बहुत सारी बातें भी किया, लेकिन आपको पता होगा कि पुलिस वाले जब अपनी सच्चाई पर उतर जाते हैं तो मुर्दा भी जिंदा होकर बोलने लगते हैं। फिर सेम कहानी इस तरह से इसमें भी हुआ कि जब भूपेंद्र सिंह के ऊपर पुलिस अपना असली रूप दिखाना शुरू किया तो भूपेंद्र सिंह ने सारी सच्चाई कबूल कर ली। अब आप आगे देखिए कि भूपेंद्र सिंह ने जो घटना या जो सच्चाई पुलिस वालों के सामने सुनाई है वो आप सुनिए। दरअसल पप्पू सिंह के पिता का नाम तोताराम और माँ का नाम सुनीता देवी। तोताराम के टोटल 3 बेटे थे और बड़े बेटा जसपाल नाम था, दूसरे बेटा का नाम जगदीश था और तीसरे बेटा का नाम पप्पू था। हालांकि तोताराम जो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, सुनीता देवी जो उसकी माँ होती है वो काफ़ी परेशानी मुसीबत भरी ज़िंदगी में इन अपने बच्चों को बड़ा किया और पाला पोसा। इसके बाद जगदीश की जैसे शादी हो जाती है, जसपाल और जगदीश की जैसे शादी हो जाती है, इसके बाद सुनीता देवी की भी मौत हो जाती है। तीनों की ज़िंदगी बहुत ही बदहाली गुजरती है। इसके बावजूद भी पप्पू जब जवानी की दहलीज में कदम रखता है तो जसपाल अपने भाई की शादी शशिलता से कर देता है। अब शशिलता के पिता का नाम मुरलीलाल होता है जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर के रहने वाले हैं। इधर पप्पू का जब शशिलता से शादी करके इसको अपने घर लेके आता है, मेहनत मजदूरी करता है, बहुत खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जिया करता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पप्पू जब शशिलता से शादी करता है तो शादी के पहले शशिलता का अपने ही गांव में कई सारे इनके प्रेम प्रसंग कई सारे लड़कों के साथ था। अब शादी होने के बाद ये सारी चीज़ें तो छूट गई थी, लेकिन शादी होने के बाद अब जैसे ही राजू का जन्म होता है तो घर में कुछ खर्चे और बढ़ जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो पप्पू पहले घर में रहा करता था, मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन बाद में इसने एक सरदार जी के यहाँ नौकरी करने का प्रोग्राम बनाया। अब पप्पू जिस
फार्म हाउस में काम करने लगता है सरदार जी के यहाँ। तो सरदार जी का एक फार्म हाउस होता है जो गांव से बाहर होता है, और ऐसा फार्म हाउस होता है कि वहाँ पे रात को भी रुकना पड़ता है। अब मजबूरन पप्पू वहाँ पे रात को रुकना पड़ता है, वहाँ पे रात को रहता है, खाना पीना भी वहीं पे करता है। इसलिए पप्पू अब अपने घर पे भी नहीं आ सकता है। अब इस तरह से कुछ दिन तक जब मामला चलता रहा तो इसकी जो बीवी होती है शशिलता, ये घर में अकेले रह जाती है। लिहाजा इसके पति के साथ दूरियां हो जाने की वजह से शशिलता गांव के ही कुछ लड़कों के ऊपर डोरे डालने शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे गांव के कुछ लड़कों के साथ इसकी बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते ये मामला प्यार से संबंध में बदल जाता था। अब इस तरह से होते होते कई सारे लड़कों के साथ गांव में शशिलता का अवैध संबंध हो जाता है। इसके बाद गांव के भी कुछ लोग देखते हैं या मोहल्ला के भी लोग कुछ देखते हैं, तो लोगों को देख करके भी बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, कोई भी आदमी किसी के मामले में क्यों बोले, इसलिए वो अपनी जबान को ही बंद रखना ही अच्छा समझ लेते हैं। तो जब शशिलता इस तरह से करने लगती है, आना जाना घर में काफ़ी बढ़ जाता है। तो शशिलता के घर में काफ़ी लोग आना जाना होता रहता था, तो गांव के या साई पड़ोसी के लोग देखने से काफ़ी गुस्सा होते थे। तो जब इस तरह से कुछ वाकया हुआ तो शशिलता समझ गई कि लोगों को पता चल गया है, इसलिए घर पे जो लोग उसके आना जाना करते थे उन लोगों को वो मना कर देती है, और उनको मिलने के लिए ये जंगल में जाया करने लगी। फिर ये जंगल में जा कर के उन लोगों से मुलाकात करती, और इसके बदले उन लोग इसको तरह तरह की गिफ्ट भी देते थे और पैसा भी इसके ऊपर खूब लुटाते थे, क्योंकि देखने में ये शशिलता बहुत खूबसूरत थी और कोई भी आदमी इसको देखता था तो एक बार में ही इसके ऊपर दिल आ जाता था। अब एक दिन का इत्तेफाक ऐसा है कि शशिलता जंगल में लड़के से मिलने के लिए गई हुई थी, तो रास्ते में उसको एक अनजान लड़का कोई छेड़खानी कर देता है। रास्ते में रुककर उसके साथ बात करने लगता है और छेड़खानी करने लगता है। इसके बाद शशिलता बहुत गुस्से में होती है और घर आती है। घर आने के बाद वो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जा कर के ये एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि साहब मेरे साथ एक लड़के ने छेड़खानी कर दिया है और ऐसा ऐसा मामला हो गया है मेरे साथ। इसके बाद जब थाने में ये पहुंचती है तो थाने में तो ये SHO होते नहीं हैं, वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं एक, और वो कांस्टेबल भी इनको देखते हैं। इनकी खूबसूरती को देख करके कांस्टेबल तुरंत जो है इनके प्यार में पागल हो जाते हैं और इनसे कहते हैं कि ठीक है और आप चलिए और हम आपको जांच पड़ताल करने के लिए आपके गांव या आपके घर आ रहे हैं। इसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो इनके गांव में आता है और उस लड़के को जा कर के बहुत धमकाता है, कुछ एक दो हाथ मारता पीटता भी है और उससे कुछ पैसा लेता है, और वो पैसा ले करके शशिलता के घर पे पहुंचता है। अब जब शशिलता के घर पे पहुंचता है तो शशिलता को सारी बातें बताता है और वहाँ से आधा पैसा शशिलता को दे देता है और शशिलता के साथ अच्छा प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगता है। उसके बाद फिर शशिलता उसको अपना मोबाइल नंबर दे देती है। अब ये दोनों अपना मोबाइल में बातचीत करना भी शुरू कर देते हैं। अब शशिलता का जो पांचों उंगली घी में जैसे चल रहा था, क्योंकि पैसा तो इधर से पति कमाता है, दूसरे लड़के लोगों का भी बहुत सारा पैसा इनको मिल रहा है, तीसरे अब इनकी पहुंच पुलिस तक भी हो चुकी है। अब जब इनके एक कस्टडी में एक पुलिस वाला भी आ गया तो अब ये लोगों को और भी ज़्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। क्योंकि इसका पुलिस वाले से जान पहचान हो गया है
तो किसी को भी हमेशा धमकी देती रहती थी कि ये सारा जो है हम केस या मामला जो भी हो हम पुलिस से आपको अंदर करवा देंगे। तो जायज़ सी बात है, इस मामले में लोग काफ़ी डर भी जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो शशिलता का सेम उसी हाल हुआ। इसने जो है पुलिस की धमकी देकर अब लोगों को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। अब इधर तो शशिलता का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच जसपाल को ये बात पता चल जाता है। जसपाल मतलब पप्पू का भाई, उसको ये सब पता चल जाता है तो ये सारी बातें वो पप्पू से बता देता है। और पप्पू जब घर पे आता है तो अपने पत्नी से इसके बारे में पूछताछ करना शुरू करता है, तो उसकी पत्नी उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। अब आप सोचिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि अब शशिलता के पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी हैं और उनके साथ पुलिस भी है। लिहाजा पप्पू के ऊपर उसकी पत्नी भारी पड़ जाती है और चाह कर भी पप्पू अपने पत्नी को डांट फटकार नहीं लगा पाता है। इसके बाद काफ़ी परेशान होता है, इसकी काफ़ी बेइज्जती होती है, बहुत बदनामी होने लगती है। और ये फार्म हाउस में जो नौकरी पे जाया करता था, अब ये अपनी नौकरी को छोड़ देता है और घर पर अपने पत्नी के साथ में रहने लगता है, जिसकी वजह से अब शशिलता घर से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि अब इसका पति घर में रहता है। तो जायज़ सी बात है, अब इसको बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग जाती है। लेकिन इधर पप्पू जब अपनी नौकरी छोड़ देता है तो घर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी एक दिन मुलाकात इनकी भूपेंद्र सिंह से हो जाती है और इसके पास 2 ट्रैक्टर होता है भूपेंद्र सिंह के पास। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो भूपेंद्र सिंह कहता है कि भाई हमारे गाड़ी चलाओ, फिर ये तैयार हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि पप्पू तो ड्राइवर होता है और इसका काम होता है कि गन्ना को ट्रैक्टर पे लाद करके कंपनी में पहुंचाना। फिर भूपेंद्र सिंह के यहाँ फिर से ये नौकरी कर लेता है। पप्पू भूपेंद्र सिंह के यहाँ नौकरी कर लेता है और ट्रैक्टर चलाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके पास जाकर काम करने लगता है। और जब पहली बार, अब जब एक दिन पप्पू के घर भूपेंद्र सिंह किसी काम को लेकर के जब पप्पू के घर आया तो पप्पू की पत्नी शशिलता को देखा तो देखते देखते ही ये उससे प्यार होने लगा। उसकी खूबसूरती ही ऐसा था कि उसको देखते ही ये इसको प्यार हो जाता है। शशिलता भी भूपेंद्र का काफ़ी आवभगत करती है, क्योंकि ये जानती है कि भूपेंद्र सिंह हमारा जो मालिक है, हमारे पति का जो मालिक है, तो इसके वजह से ये काफ़ी उसकी खातिरदारी भी करती है और इसके पास काफ़ी धन दौलत भी है। इसके बाद से भूपेंद्र उसके घर आना जाना शुरू कर देता है और जब भी इसको मौका लगता, ये शशिलता के घर जब कोई नहीं रहता तो चले आया करता था। कभी कभार गिफ्ट भी लेकर आया करता था। इसको लेकर के शशिलता काफ़ी खुश रहने लगी। और जैसे ही कुछ दिन बीतता है, आखिरकार एक दिन ये बात पप्पू को पता चल जाता है कि शशिलता का प्रेम संबंध हमारे मालिक से हो गया है। तो वो शशिलता को मना करने की कोशिश करता है, भूपेंद्र सिंह से है। तो ये इसके ऊपर निगरानी करना शुरू कर देता है और फिर से ये घर में रहने लगता है, नौकरी भी छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी करना शुरू कर देता है। जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, तब एक दिन शशिलता भूपेंद्र सिंह से कहती है कि जैसे कि इस तरह इस
मेरे पति के लिए कुछ इस तरह से उपाय करो जैसे कि हम दोनों को मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भूपेंद्र सिंह एक दिन पप्पू के घर आता है और आकर के पप्पू को लेकर के चला जाता है और कहता है कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दो और फिर से तुम ट्रैक्टर चलाने के लिए जाओ। मेरी जो गलती थी, मैंने माना कि मैंने गलती किया था, उस गलती को माफ़ कर दो और फिर से मेरे काम में लग जाओ। अब आइंदा से इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा पप्पू मान जाता है और फिर से उसके यहाँ काम में चले जाता है। इसके बाद जब वो काम में जाता है दूसरी बार, तो अब भूपेंद्र सिंह किसी किसान का एक हल उठा करके ला के अपने खेत में रख देता है और उसके बाद फिर खुद घर में चला जाता है। अब जिस किसान का हल चोरी हो जाता है तो आके देखता है कि भूपेंद्र सिंह के खेत में वो हल पड़ा हुआ है। अब भूपेंद्र सिंह अपने घर में रहता है। भूपेंद्र सिंह के पास वो किसान आता है और कहता है कि तुम्हारे खेत में हमारा हल है और तुम्हारे खेत में हमारा हल कैसे आया, क्या तुम इसको चोरी करके लाए हो? भूपेंद्र सिंह कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूँ। तुम एक काम करो, एक बार पप्पू से इसके मामले में पूछ लो। फिर ये पप्पू के पास जाता है और पप्पू से कहता है कि तुम हमारा हल चोरी करके लाए हो। तो ये कहता है कि भाई मैं तो यहाँ काम करता हूँ, मैं तुम्हारा हल क्यों चोरी करूँगा। बहरहाल ये आदमी जो किसान होता है ये नहीं मानता है और एफआईआर देने के लिए थाने में पहुँच जाता है। थाने में जा कर के रिपोर्ट लिखवाता है कि साहब मेरा हल चोरी हो गया है और उसके जुल्म में पप्पू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पप्पू जेल चला जाता है। पप्पू चाह करके भी, इसकी कुछ गलती भी नहीं होती है, लेकिन तब भी ये जेल चला जाता है। और जेल इसलिए जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये लोग षड्यंत्र करके जो मुकदमा लिखवा देता है ये जो भूपेंद्र सिंह होता है। इसके बाद पप्पू जब जेल चला जाता है तो अब आराम से शशिलता और भूपेंद्र दोनों आपस में मिलना जुलना चालू कर देते हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इधर पप्पू को जेल जाकर लगभग 1 महीना गुजर जाते हैं। शशिलता इनकी जमानत के लिए भी नहीं जाती है कि कहीं से कोई खोजबीन भी नहीं करती है कि जैसे भी करके पप्पू को छुड़ा लिया जाए। लिहाजा जो पप्पू का बड़ा भाई होता है जसपाल सिंह, वो जो है कुछ पैसों की इंतज़ाम करता है और थाने पहुंचता है, वहां से कागज पत्र को कंप्लीट करवाता है और उसको लेकर कोर्ट कचहरी में जा करके पप्पू को बेल करवाता है और पप्पू घर चला आता है। अब पप्पू जब घर पहुंचता है तो पप्पू को तो पूरी बात सच्चाई पता है। लिहाजा पप्पू बहुत गुस्से में होता है और घर जिस दिन पहुंचता है उस दिन ये काफ़ी गुस्से में होता है और शशिलता को बहुत ज़ोर से डांटता और पीटता है, मारता है। और मारने पीटने के बाद में काफ़ी गुस्सा होता है। शशिलता को जब पप्पू पिटाई करता है तो पिटाई करने के बाद में काफ़ी गुस्से में हो जाती है शशिलता और शशिलता तुरंत शाम को फ़ोन करती है भूपेंद्र सिंह के पास और कहती है कि अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आज के आज मेरे पति पप्पू को सब दिन के लिए रास्ते से हटा दो। अब ये जब इसकी बात को सुनता है तो सुनने के बाद इस तरह ये प्यार में पागल रहता है शशिलता के कि भूपेंद्र सिंह तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसका काम हम जल्द से जल्द कर देंगे। ये तुरंत जाता है और अपने एक चचेरे भाई से बात करता है और कहता है कि इस तरह का मामला है और इसको रास्ते से हटाना है। अपने गांव का ही एक दोस्त होता है
जिसका नाम मंजीत होता है, उसके पास में जाता है और कहता है कि एक आदमी को रास्ते से हटाना है। और वो आदमी भी तैयार हो जाता है जो इसका दोस्त होता है, और ये दोनों मिल करके षड्यंत्र बनाना शुरू करते हैं। और षड्यंत्र जब बनाते हैं तो भूपेंद्र सिंह मंजीत को बोलता है कि तुम जाओ और उसको अपने गाड़ी में बैठा करके जंगल की तरफ ले करके आओ। अब ये मंजीत जाता है और पप्पू से कहता है कि भाई जो हो गया होने दो, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे साथ चलो, कुछ बातचीत करेंगे। पप्पू इसके साथ चले जाता है। रास्ते में दोनों जाते हैं। जाने के बाद रास्ते में मोटरसाइकिल पे दो लोग यहाँ से पहुँचते हैं और रास्ते में आकर के भूपेंद्र सिंह खड़ा रहता है। और जब ये भूपेंद्र सिंह को देखता है वहाँ पे, तो पप्पू आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होते ही इसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा बातें निकलने जैसा होता है। जैसे ही तुरंत मंजीत उसको रोक लेता है और कहता है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो हो गया है उसके लिए चलो बैठकर कहीं प्रेम से बात करते हैं। उसके बाद फिर ये वहाँ पर जाते हैं कुछ दूर जंगल में, और जंगल में जाने के बाद में वहाँ पे ये तीनों बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में भूपेंद्र सिंह अपने गले में एक गमछा पकड़ा रहता है और किसी बात को लेकर के थोड़ा सा पप्पू को उलझाता है, और उसी बीच उसी गमछे से उसके गला को घोट देते हैं। जब तक पकड़ते हैं जब तक कि उसका दम नहीं निकल जाता है। अब इसकी मौत हो जाती है वहीं पे। अब ये जो आरोपी होते हैं ये तुरंत डेड बॉडी को उठा करके वहीं पे नहर में फेंक देते हैं। और नहर में फेंकने के बाद में शाम को शशिलता को फ़ोन करता है भूपेंद्र सिंह, और फ़ोन में ये कहता है कि डार्लिंग काम हो गया है, अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसके शशिलता को फ़ोन आ जाता है और शशिलता को ये सारी खबर भूपेंद्र सिंह दे देता है। वाकई में दोस्तों, जब भूपेंद्र सिंह पुलिस वालों को ये सारी कहानी सुनाता है तो पुलिस भूपेंद्र की तहरीर पर शशिलता और उसके दोस्त मंजीत, इन तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेती है। फिर हाल इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वंदे मातरम।